हेलो एवरीवन। आज हम हिमाचल की क्लास में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के बारे में। नदियाँ। हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हिमाचल प्रदेश में नदियों की बात की जाए तो हिमाचल में 5 नदियाँ हैं, प्रमुख 5 नदियाँ हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इन नदियों का नॉर्थ से साउथ क्या क्रम है, यानी सबसे उत्तरी नदी कौन सी है और सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है। देखिए, सबसे उत्तर में है चिन्नाव नदी। इसको आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की उत्तरी नदी। फिर उसके बाद उसके नीचे है रावी, क्रम जरूर याद रखिएगा, रावी नदी। उसके नीचे है ब्यास नदी, और उसके नीचे है सतलुज या सतलज भी कह सकते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। फिर आती है आपकी सबसे दक्षिणी नदी, आती है यमुना। अगर क्वेश्चन बनाएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है, तो कौन सी आ जाएगी आपकी यमुना। और उत्तरी नदी कौन सी आ जाएगी आपकी चिन्नाव। और देखें, सतलुज आपकी सबसे लंबी नदी है और दूसरी लंबी नदी कौन सी आपकी ब्यास। इस क्रम को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे लंबाई में क्रम, ये तो था नॉर्थ से साउथ की ओर, लंबाई में क्या क्रम है। लंबाई में अगर आप देखें तो नंबर 1 पर आती है सतलुज या सतलज भी कह सकते हैं आप लोग। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 320 किलोमीटर। ये हिमाचल के अंदर इतना बहती है, 320 किलोमीटर बहती है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। दूसरी लंबी नदी कौन सी हमारी, ब्यास दूसरे नंबर की लंबी नदी है। ये हिमाचल में लगभग 256 किलोमीटर बहती है। तीसरी आती है हमारे पास रावी, ये हिमाचल में 158 किलोमीटर अपना जल प्रवाह करती है। नंबर 4 पर आती है चिन्नाव का जो हिमाचल में बहाव है वो है 122 किलोमीटर। उसके बाद नंबर 5 पर आती है यमुना हिमाचल में केवल 22 किलोमीटर बहती है। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी आती है, तो वो आएगी आपकी यमुना, क्योंकि यमुना जो है ये लगभग आपकी 22 किलोमीटर ही बहती है। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि सतलुज तो आपकी कितनी बह रही है, 320 किलोमीटर बह रही है। ब्यास कितनी बह रही है, 256 किलोमीटर। रावी 158 किलोमीटर और चिन्नाव 122 किलोमीटर। ये याद रखिएगा कि ये जो 4 नदियाँ हैं ये अपना जल कहाँ गिराती है, सिंधु नदी तंत्र में गिराती है। जहाँ पर नदी तंत्र जुड़ गया, इसका मतलब उसके साथ बहुत सारी नदियाँ आपस में आकर मिलती है। सिंधु नदी तंत्र में अपना पानी गिराती है। जो ये यमुना नदी है ये अपना जल कहाँ गिराती है, गंगा नदी तंत्र में गिराती है। गंगा नदी तंत्र में गिराती है, इसका मतलब गंगा की सहायक नदी हो जाएगी ये भी आगे जाके। तो आगे हम देखते हैं क्रम वाइज, एक एक नदी को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैप की सहायता से हिमाचल का मैप आपको अच्छे से बनाना आता भी होगा। वैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहली नदी लेते हैं हम लोग, सिरमौर से स्टार्ट करते हैं यमुना। सबसे छोटी नदी ले लेते हैं यमुना। हम साउथ से नॉर्थ की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम यमुना नदी को पढ़ेंगे। यमुना को अगर देखा जाए तो मैं आपको इसको मैप के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इसके साथ 3 डिस्ट्रिक्ट आपके रिलेट होंगे, क्योंकि जो इसकी सहायक नदियाँ भी होगी इनका संबंध भी इसी से होगा। देखो, एक आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, ये आएगा आपका शिमला, ये इधर वाला किन्नौर, और यहाँ पर आपका है सोलन,
और नीचे है आपका सिरमौर। ये आपका शिमला है, ये है हमारा सोलन और ये है आपका सिरमौर, ये है किन्नौर। अब देखिए कि इस जो आपकी यमुना नदी है वो कहाँ बहती है, देखेंगे आप लोग यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर एक कालिंद पर्वत है, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, जिसका नाम क्या है, कालिंद पर्वत। इस कालिंद पर्वत से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। यानी कालिंद पर्वत से इसका क्या हो जाता है, बंदरपूछ भी कहा जाता है। ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, बंदरपूछ। इसी के पास एक मैसिव कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ऐसे मैसिव या बंदरपूछ भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो यूके के अंदर है ये सारी चीज़ें, इस कालिंद पर्वत के चंपासर, यहाँ पर एक ग्लेशियर है चंपासर ग्लेशियर नाम का। चंपासर, देखो उद्गम अगर बात करें, उद्गम मैंने क्या कहा, बंदरपूछ या मैसिव भी कैसे, इसको बंदरपूछ मैसिव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये यूके के अंदर मिलता है आपको। इस बंदरपूछ के पास एक पर्वत है जिसका नाम है कालिंद पर्वत, तभी तो इसका नाम कालिंदी भी पढ़ते हैं हम लोग, कालिंद पर्वत। इसी कालिंद पर्वत के पास एक आपका क्या मिलेगा, इसी कालिंद पर्वत के पास आपको मिलता है चंपासर ग्लेशियर, चंपासर ग्लेशियर सॉरी। ये जो ग्लेशियर होते हैं यही तो पिघलते रहते हैं और आगे जाके क्या बना देते हैं, ये आपकी नदी का निर्माण करते हैं। इसी ग्लेशियर के पास एक कुंड है जिसका नाम है सप्तऋषि कुंड। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और आपने पढ़ा होगा कि यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री से। सिंपल भी आ जाता है कई बार, यमुनोत्री। ये सारी चीज़ें इसके उद्गम से रिलेटेड है। या तो बंदरपूछ मिल सकता है ऑप्शन में, या कालिंद पर्वत मिलेगा, या चंपासर ग्लेशियर मिलेगा, या फिर आपको सप्तऋषि कुंड मिलेगा। अब देखिए ये जो आपकी यमुना है ये आती कैसे, देखो यहाँ से इसका उद्गम होता है, चंपासर ग्लेशियर, सप्तऋषि कुंड है यहाँ पर एक। और ये क्या करती है, यहाँ पर सिरमौर में थोड़ा सा, एक मिनट में आपको यहाँ मेंशन करवा देती हूँ, ये आपका सिरमौर में थोड़ा सा टच होती है और इसको टच करते हुए, सिरमौर को टच करते हुए ये क्या चली जाती है आपकी हरियाणा के अंदर चली जाती है। देखो यूके से उद्गम होता है, सिरमौर यानी हिमाचल को टच किया और चली कहाँ गई, ये हरियाणा के अंदर चली गई। इसका मतलब ये 3 स्टेट से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखो यूके, फिर थोड़ा सा हिमाचल टच करती है और फिर आपका हरियाणा में चली जाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये तो होगी इसके उद्गम की बात। किसके उद्गम की बात होगी भाई, ये होगी आपके यमुना नदी के उद्गम की बात की कहाँ से निकलती है। अब मैं इसके आपको थोड़े से नाम बता देती हूँ कि इसके नाम क्या क्या है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो जो ये नाम है इसका, सबसे पहले इसका नाम पड़ता है आपका कालिंद पर्वत के कारण इसका कालिंदी नाम पड़ जाता है। और इसी को हम वैदिक नाम से भी जानते हैं। और कहते हैं कि इसके जो ये एरिया था पूरा कुलिंद वाला जो जनपद था यहाँ पर फैला हुआ, इसके कारण भी इसका नाम कालिंदी पड़ा था, ठीक है। और कभी पूछेगा तो वैदिक नाम क्या है इसका, वैदिक नाम भी इसका यही है, कालिंदी या कालिंद जा भी कहते हैं, ठीक है। यमुना को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगी, सूर्य तनया, तनया जहाँ भी लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, पुत्री। तो सूर्य तनया, इसको सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। यमुना को यमी भी कहा जाता है, यमी मतलब यमराज की बहन कहा जाता है। कहते हैं जो भाई दूज, नोट बना के लिखना, भाई दूज का जो त्यौहार होता है भाई दूज, उसका संबंध भी यमुना नदी से है, यानी यमुना से संबंध माना जाता है, ठीक है। और इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आसित। यमुना का नाम एक आसित भी मिलता है। आसित क्यों मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि असित नाम का एक ऋषि हुआ करता था। असित ऋषि ने खोज की थी, असित ऋषि ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसी के कारण इसको आसित नाम भी दिया जाता है।
और आपको पता ही होगा कि यमुना का संबंध कृष्ण जी से भी जोड़ा जाता है। और रानियों में कहा जाता है कि अष्टभार्या, अष्टभार्या मतलब 8 रानियों में से यमुना भी उनकी एक रानी मानी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एंटर कहाँ होती है। देखो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको मैप में बताऊँ, जब ये सिरमौर में, हमें सिरमौर का पढ़ना ना, बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिरमौर का देखना। देखो सिरमौर में कहाँ एंटर करती है, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है खोदरी माजरी। ठीक है, और एग्जिट कहाँ से होती है, यानी बाहर कहाँ से निकलती है, तो उसका नाम है आपका ताजेवाला। देखो यहाँ आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे सिरमौर में एंट्री, यानी हमारे सिरमौर में, हिमाचल में अगर बात करें तो सिरमौर में एंट्री कहाँ से होती है इसकी, यानी आती कहाँ से है, खोदरी माजरी। उस प्लेस का नाम है खोदरी माजरी। इसी के अगर खोदरी माजरी नहीं मिलता तो डाक पत्थर मिलता है, ऑप्शन में डाक पत्थर। अगर ये भी ना मिले तो सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा वाला एरिया पड़ता है इसके पास। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है एंट्री से। अब देखो एग्जिट यानी बाहर कहाँ से निकलती है, तो ताजेवाला, सब ने पढ़ा है, ताजेवाला से खोदा, यमुना आई, खोदा मतलब खोदा यानी खोदरी, और ताज़ा पानी निकल गया, इसका मतलब ताजेवाला से बाहर निकल जाती है ताजेवाला। ताजेवाला यानी कि यहाँ पे एक हथनी कुंड भी है, तो हाथनी कुंड, हाथनी कुंड भी आ सकता है, एक कुंड है यहाँ पर हाथनी कुंड नाम से, या ये भी आ सकता है, या फिर ताजेवाला भी आपको मिल सकता है। और इस प्लेस से ये कहाँ चली जाती है, ये आपकी हरियाणा में चली जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, यमुना की लंबाई है लगभग, हिमाचल में कितनी बहती है, लगभग ये बहती है आपकी 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अगर मैं यमुना की कुल लंबाई की बात करूं, वैसे तो ये इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप, इंडियन ज्योग्राफी में कुल लेंथ की अगर बात की जाए, टोटल लेंथ, तो 1525 इसकी लंबाई है। देखो कितने कितने स्टेट से होकर जाती है, सबसे पहले यूके से निकलती है, फिर एचपी में जाती है, फिर हरियाणा में जाती है, फिर हरियाणा से दिल्ली में जाती है, दिल्ली से यानी यूपी के अंदर, और इलाहाबाद से ये यानी इलाहाबाद के पास ये गंगा में मिल जाती है, इलाहाबाद के पास। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कितने स्टेट हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी एक यूटी भी है इसके अंदर, 5 स्टेट है और एक यूटी से होकर ये जाती है। अब देखिए जल ग्रहण क्षमता कितनी है, जल ग्रहण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता कितनी है, तो 23-20 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षमता का मतलब होता है कि ये कितनी सहायक नदियों को मिलाकर कितना जल ले लेती है, उसको जल ग्रहण क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सहायक नदियों के लिए आपको मैप भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हम इस मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें इसको बनाने में आसानी हो जाए। देखिए ये है हमारा शिमला, और ये है अपना सोलन, और ये है अपना सिरमौर, ये आपका इधर को किन्नौर, और नीचे यूके वाला एरिया। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा, ये आपकी यमुना है, ये हमारी यमुना यहाँ से आ रही है भाई, आ रही है बह रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से बाहर भी निकल रही है एचआर में। अब देखो क्या होता है कि इसकी सहायक नदी में हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नदी पढ़ेंगे उसका नाम है टॉस नदी। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम रिवर पढ़ेंगे उसका नाम क्या आएगा, उसका नाम आ जाएगा, बात कर लेते हैं टॉस, टॉस नदी की बात करते हैं। टॉस का उद्गम, थोड़ा सा आप स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। नेटवाड़, नेटवाड़ एक प्लेस पड़ता है, या पहले आप इधर देख लीजिए। देखिए टॉस का उद्गम कैसे होता है, एक आती है यहाँ से आती है आपकी रूपिन, रूपिन धारा, नीचे से आती है आपकी यूके से सुपिन धारा। ये रूपिन है,
और ये आपकी सूपिन है। रूपिन और सूपिन धारा जहाँ पर मिलती है उसका नाम है नेटवाड़, और इसी नेटवाड़ से किसका उद्गम हो जाता है, टॉस नदी का उद्गम होता है। तो यानी ये टॉस बह रही है ऐसे बाउंड्री पर बहती है एकदम से, है ना, यूके और सिरमौर यानी कि हिमाचल और यूके की बाउंड्री पर बहते हुए और यहीं पर ये किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। बाउंड्री पे चलती है एकदम बाउंड्री पे, ठीक है। तो ये कौन सी नदी बन गई हमारे पास, ये बन गई आपकी टॉस नदी। टॉस यानी कैसे बनी ये आपकी, रूपिन और सुपिन से मिली, और ये आपको नेटवाड़ में, ये नेटवाड़ नामक स्थान पर ये आपस में दो धाराएं मिलती है, रूपिन और सुपिन। रूपिन कहाँ से आ रही है, किन्नौर से, और जो सुपिन है आपकी ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आपकी उत्तराखंड से। तो यानी रूपिन और सुपिन आपकी कहाँ मिल जाती है, तो ये मिल जाती है नेटवाड़ के पास। और याद रखिएगा जो टॉस है ना, टॉस इसको टॉस कहाँ से निकली, नेटवाड़ से। नेटवाड़ में किसके मिलने से बनी थी, रूपिन और सुपिन, उद्गम हो गया। और यूके के अंदर, यूके में टॉस को क्या कहा जाता है, यूके में टॉस को तमसा कहते हैं, तमसा। यूके में टॉस को कहा जाता है तमसा। इसके बारे में एक दो फैक्ट लिखिए। टॉस उत्तराखंड में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यूके के अंदर, यूके में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी। और ये खोदरी माजरी के पास ही यमुना में मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जहाँ से ये सिरमौर के अंदर एंटर करती है, यहीं पर ये खोदरी माजरी नामक प्लेस है यहाँ पर, और यहीं पर ये क्या करती है, यमुना में मिल जाती है, खोदरी माजरी के पास। अब बात करते हैं हम अपने शिमला में। देखो शिमला में है आपकी पब्बर, दूसरी नदी हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है आपकी पब्बर। पब्बर को देखिए कैसे निकलती है पब्बर, ये आपके यहाँ से पब्बर नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर एक चोटी है चांसल चोटी, उस चोटी का नाम क्या है, चांसल चोटी। और ये चांसल चोटी से आते हुए ऐसे आती है नीचे, और यहाँ ये जो उत्तराखंड में है ना नीचे, यहाँ त्यूनी नामक प्लेस है। त्यूनी नामक प्लेस पर ये किस में मिल जाती है, ये टॉस में मिल जाती है। इसका मतलब पब्बर नदी किसकी सहायक है, टॉस की। टॉस किसकी सहायक है, यमुना की। इसका मतलब कुल मिलाकर पब्बर भी किसकी सहायक होगी आपकी, तो ये हमने दूसरी रिवर की बात की, पब्बर नदी। अब देखिए पब्बर में कुछ पब्बर नदी उद्गम कहाँ से हुआ भाई, चांसल चोटी, और उत्तराखंड में त्यूनी नामक स्थान, त्यूनी नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती है आपकी, तो कहते हैं कि चक्राता के पास मिलती है टॉस में, एग्जिट देखा जाए तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा पब्बर नदी के बारे में देखते हैं। पब्बर ये तो हो गया कि उद्गम कहाँ से हुआ, चांसल चोटी से। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक मिलती है इसमें आंध्रा नदी, दूसरी मिलती है इसमें तांगुन, आराम से समझिएगा धीरे धीरे, रोमई। ये जो आंध्रा है ना, आंध्रा ये चिड़गांव के पास मिलती है, चिड़गांव। फिर है यहाँ पे पटसारी और बिशकुल्टी, ये सारी की सारी पब्बर की सहायक है। देखो कैसे, ये है आपका, यहाँ पर देखिए ये मिल गई आपकी आंध्रा नदी, चिड़गांव के पास ही पब्बर में मिल जाती है आंध्रा। फिर है आपकी तांगुन रोमई, फिर मिलती है पटसारी, फिर मिल जाती है
ये जो पटसारी है ये खड़ा पत्थर से निकलती है पटसारी। और आपकी बिशकुल्टी, बिशकुल्टी हाट कोटी में पब्बर में मिलती है, हाट कोटी नामक स्थान पर बिशकुल्टी। क्लियर? देखिए पब्बर हो गया, क्लियर हो गया पब्बर, और 4 इसकी सहायक नदियाँ, और ये सारी जाके कहाँ मिल जाती है, तो ये टॉन्स में मिलती है। अगली जो हम रिवर की बात करेंगे, अगली सहायक नदी आ जाएगी यहाँ पर मीनस। देखो मीनस कहाँ से आती है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। मीनस, मीनस यहाँ से ये आपकी मीनस आएगी, और ये दोनों टॉन्स और कहने का मतलब कि इसकी बाउंड्री पे मिल जाती है यहाँ पर, ये मीनस है। मीनस, मीनस यहाँ से आती हुई, यानी कि यहाँ शिमला में इसका उद्गम होता है, और ये बाउंड्री पे नीचे, यानी शिमला और सिरमौर की बाउंड्री पे नीचे टॉन्स में मिल जाएगी आपकी कौन, मीनस। फिर है थोड़ी सी सूर्यमुखी नदी है यहाँ से, ये सिरमौर से निकलती है, शिलाई के आसपास। सूर्यमुखी नंबर 4 पे आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं। देखो तीसरे नंबर की मैंने बताई आपको मीनस, मीनस नदी, ये भी टॉन्स के सहायक है। फिर आई आपकी सूर्यमुखी, ये भी आपकी टॉन्स की सहायक है। इसका मतलब टॉन्स की लगभग हमें 4 सहायक नदियों के बारे में देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले टॉन्स रिवर, टॉन्स रिवर सबसे पहले हमने पढ़ी पब्बर, इसकी सहायक नदी। फिर पब्बर के आगे हमने 4 पढ़ी, आंध्रा, फिर तांगुन रोमाई, फिर पटसारी, फिर बिशकुल्टी। क्रिस्टल क्लियर रखना है, बिशकुल्टी ये होगी पहली। फिर दूसरी आती है जो टॉन्स की सहायक है, वो है आपकी मीनस, मीनस ये भी टॉन्स की सहायक है। और नेक्स्ट जो आती है इसकी वो है आपकी सूर्यमुखी, ये भी टॉन्स में मिलती है, और आगे जाकर ये किस में मिल जाएगी आपकी, तो ये आपकी किस में मिल जाएगी, यमुना में। इसका मतलब यमुना की अभी तक हमने कितनी सहायक नदियाँ पढ़ ली है, 4 कहे तो वैसे तो एक है टॉन्स, लेकिन इनकी भी आगे पब्बर भी यमुना की है ना, मीनस आपका, सूर्यमुखी, आंध्रा, तांगुन रोमई, पटसारी, बिशकुल्टी, ये सारी की सारी जो शिमला के अंदर से आ रही है, और सिरमौर के अंदर से जो आएगी अभी वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सिरमौर में, सिरमौर में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, नेक्स्ट हम सहायक नदी की बात करेंगे, वो करेंगे हम गिरी नदी की। गिरी नदी तो सबने सुनी होगी। देखिए गिरी नदी को बनाते हैं थोड़ा सा, देखिए ये है आपकी शिमला के अंदर एक कूपड़ चोटी, इसका नाम है, कूपड़ भी होता है लिखा हुआ, कूपर भी होता है, कपूर भी मिलेगा। इसका उद्गम यहाँ से होता है कूपड़ चोटी से, और ये क्या करती है, जब ये कूपड़ चोटी से निकलती है तो ये ऐसे यहाँ पर आती है, सीधा ऐसे ऐसे आ गई यहाँ से, और सीधा ये सोलन और सिरमौर की बाउंड्री पे चलती है थोड़ा सा, और सिरमौर के बीचों बीच ऐसे चलकर नीचे आपकी किस में मिल जाएगी, ये नीचे मिल जाती है आपकी यमुना में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गिरी नदी कैसे आई है, देखो यहाँ से इसका उद्गम हो गया, ठीक है, कूपड़ चोटी से निकली, शिमला से निकली, और सोलन और सिरमौर की बाउंड्री पे चलकर सिरमौर को ये 2 भागों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार, है ना। ट्रांसगिरी और सिसगिरी सभी ने सुना भी होगा। क्लियर? अब देखिए जो ये गिरी है इसमें 1-2 सहायक नदी हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर वो है आपका अश्विनी खड्ड, मैंने आपको बताया भी था, अश्विनी खड्ड। ये भी अश्विनी खड्ड कहाँ से आएगा, देखो यहाँ देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। शिमला के अंदर एक जुंगा वाला एरिया पड़ता है, इसके लिए मैं रेड कलर यूज करती हूँ, ये जुंगा वाला एरिया पड़ता है शिमला के अंदर, ठीक है। और इस जुंगा वाले एरिया से अश्विनी खड्ड निकलती है, और ये ऐसे आती है यहाँ से, और ये किस में मिल जाती है आपकी, ये आपकी अश्विनी खड्ड है, जुंगा नामक स्थान से। जुंगा कैसे लिखेंगे आप, ये जुंगा वाला एरिया कहाँ पड़ता है आपका, शिमला के अंदर। अब ये जो अश्विनी है थोड़ी सी क्या करती है, सोलन में जाती है, और फिर आपकी
गिरी में मिल जाती है, साधु पुल वाला एरिया मिलता है इसके पास। देखो कहाँ पर, ये ना, ये सोलन में, ये यहाँ पर साधु पुल के पास मिल जाती है। ठीक है, कौन सी ये नदी? अश्विनी खड्ड है। इसी के साथ दो खड्ड और आकर मिलते हैं, खड्ड क्या नदी भी कहते हैं, कवाल नदी और पेखी नदी। एक यहाँ से कवाल और नीचे से आती है आपकी पेखी। सोलन में ही मिलते दोनों ये खड्ड, पेखी। ठीक, अब देखो ये गिरी के बारे में बात करें हम लोग सारी की सारी। गिरी नदी की पहली सहायक होगी आपकी अश्वनी खड्ड, फिर इस अश्वनी की दो है कवाल और पेखी। अब ये क्या होता है, आगे आके यहाँ पर सिरमौर में एक जलाल नदी मिलती है गिरी में, जलाल, जिसका नाम क्या है? जलाल। अभी गिरी की कहानी खत्म होगी। गिरी देखिए, अब गिरी के बारे में थोड़ा सा अब लिखना शुरू करेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, गिरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गिरी नदी उद्गम पढ़ लिया कुप्पड़ चोटी से। कुप्पड़ चोटी से होता है। कुप्पड़ चोटी कहाँ पड़ती है? शिमला में। शिमला से कहाँ जाती है? सोलन। सोलन और सिरमौर की बाउंड्री पे चलती है थोड़ी सी, और फिर सिरमौर के बीचों बीच, यानी कि सिरमौर को फिर क्या कर देती है? बाउंड्री बना दी थोड़ी सी, और फिर सिरमौर को दो भागों में बांट देती है, सिसगिरी और ट्रांसगिरी। गिरी आर और गिरी पार, ट्रांसगिरी। ये हो गया आपका गिरी आर और ये हो गया आपका गिरी पार। ठीक, और क्या करती है आपको पता ही होगा, पोंटा साहिब में यानी मुकामपुर एक जगह पड़ती है, मुकामपुर भी कहते हैं और रामपुर घाट भी कहते हैं इसको, रामपुर घाट। पोंटा साहिब के अंदर पड़ता है ये यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ये तो होगी गिरी नदी की कहानी। अब बात करते हैं कि गिरी की सहायक हमने पढ़ी थी, सहायक नदी अश्विनी खड्ड, यानी अश्विनी नदी भी कह सकते हैं। ये अश्विनी नदी कहाँ से निकलती थी? जुंगा वाले एरिया से निकलती है। जुंगा कहाँ पड़ता है? शिमला के अंदर। फिर ये क्या करती है? सोलन में आती है, और सोलन में ये गिरी में कहाँ मिल जाती है? साधु पुल के पास। साधु पुल के पास ये गिरी में मिल जाती है, गिरी में इसका मिलन हो जाता है। फिर इस अश्वनी की दो सहायक नदियाँ थी हमारे पास, एक है कवाल नदी और दूसरी आपकी पेखी नदी। और ये भी सारी फिर किसकी आगे जाके ये गिरी की ही सहायक है। चलिए, और एक बात की थी हमने जलाल नदी के बारे में। जलाल नदी भी किसकी सहायक है? तो गिरी नदी की सहायक है। ये कहाँ से निकलती है? धारटी धार से इसका उद्गम होता है, और ये दधाऊ के पास ये गिरी में मिल जाती है। दधाऊ के पास ये कहाँ मिल जाती है आपकी? तो गिरी नदी में मिल जाती है। ये सारी की सारी कहानी होगी किसकी? गिरी नदी के बारे में। और गिरी फिर आगे जाके किसकी सहायक बन जाती है? तो ये बन जाएगी आपकी यमुना की। अगली जो आपकी सहायक नदी है वो है बाता। बाता नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए जो बाता नदी है, बाता नदी का उद्गम देखिए, नाहन वाला एरिया तो सबको पता ही है। देखिए ये है आपका बातावाल। बाता नाहन के नीचे तलहटी से निकलती है बाता नदी, और इसमें दो खड्ड आकर मिलते हैं, खाले जिसको कहते हैं। ये बाता नदी आपकी दो खड्ड आकर इसमें मिलते हैं, जिसका नाम है खारा का खाला और कंसेर खाला। ये खारा का खाला और कंसेर खाला, दो खाले मिलते हैं इसमें। ठीक है, और सिरमौर के अंदर ही कुछ दो नदियाँ और भी आती है, जैसे जो यमुना की सहायक तो नहीं है, ये भी यमुना में मिल जाता है, ये मैं बताऊंगी। ये जो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? बाता नदी के बारे में। देखिए बाता नदी यानी बाटा भी कहते हैं और बाटा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भाई? देखो
वाता पुल तो सबने सुना ना। वाता नदी उद्गम कहाँ से होता है? नाहन चोटी के तल से, यानी साउथ से, है ना। और ये क्या करती है? बाता मंडी, यानी बाता मंडी में एक नाम आता है जलमूसा का खाला। जलमूसा का खाला। इस जलमूसा के खाला से ये यमुना में मिल जाती है, या बाता मंडी भी कह देते हैं, यमुना में मिलती है। ये होगी बाता नदी की बात। दो इसके सहायक हैं, खारा का खाला, याद रखिएगा, खारा का खाला, और दूसरा है कंसेर खाला। कंसेर खाला, खारा का खाला और कंसेर खाला, ये बाता नदी की सहायक। ये होगी बाता की बात। अब ये सारी की सारी हमने किसकी पढ़ ली है? यमुना की सहायक। सबसे पहले हमने पढ़ी तौंस नदी, दूसरी पढ़ी हमने पब्बर, फिर हमने तीसरी पढ़ी मीनस भी टॉन्स की है, पब्बर टॉन्स की, फिर सूर्यमुखी, फिर गिरी, फिर आपकी बाता नदी, जो लगभग किसकी है? यमुना की सहायक है। आंध्रा भी पढ़ी, तांगुंडरोमाई, पटसारी, बिशकुल्टी और कवाल, पेखी, ये सारी की सारी, जलाल नदी, सारी की सारी आपको किसकी सहायक मिलेगी? तो यमुना की। अब बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे दो नदियाँ और भी है। एक है आपकी मारकंडे नदी, जो है आपकी, ये सीधा कहाँ जाती है? ये यहाँ से सीधा हरियाणा में चली जाती है। और घग्गर नदी भी है, ये भी सीधा कहाँ चली जाती है? हरियाणा में चली जाती है। मारकंडे नदी के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये क्यारदादुन घाटी से निकलती है, और क्यारदादुन घाटी से सीधा ये कहाँ चली जाती है? तो ये आपका हरियाणा के अंदर चली जाती है। सुकेती जीवाश्म पार्क भी इसी नदी के किनारे हैं, है ना, मारकंडे नदी के किनारे। मारकंडे, ठीक है। बड़ावन कटासन वगैरह सुना होगा, कटासन मंदिर, ये भी इसी के आसपास पड़ता है। फिर घग्गर है, घग्गर अब तो ये नहीं मिलती है घग्गर नदी, ये भी हरियाणा में चली जाती है, लेकिन उद्गम इसका कहाँ से होता है? लवासा गांव से निकलती है। और ये मौसमी नदी है। मौसमी का मतलब क्या है? कि बरसात में ही निकलती है ज़्यादातर। क्लियर? तो आज हमने बात की बच्चों किसके बारे में? यमुना के बारे में। ये देखिए आप, यमुना का स्ट्रक्चर है हमारे पास। सबसे पहले टॉन्स नदी इसकी सहायक बनी, फिर टॉन्स की सहायक पब्बर की सहायक आंध्रा, तांगुंडरोमाई, पटसारी, ठीक है। और फिर आपकी बिशकुल्टी है, फिर मीनस, फिर आपकी यहाँ सूर्यमुखी है, फिर गिरी नदी है, गिरी की सहायक अश्विनी है, अश्विनी की सहायक कवाल नदी और पेखी नदी है। फिर जलाल नदी देखी हमने, फिर हमने बाता नदी देखी। बाता के दो सहायक देखे, खारा का खाला और कंसेर खाला। फिर दो अन्य नदियाँ भी है सिरमौर के अंदर, मारकंडे नदी और घग्गर नदी। मारकंडे क्यारदादुन घाटी से निकलती है और ये आपका हरियाणा में चली जाती है। और आपका घग्गर नदी जो है ये भी आपकी हरियाणा में चली जाती है। एक लवासा नामक गांव पड़ता है जहाँ से निकलती है, और ये एक मौसमी नदी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली रिवर के बारे में कल बात करते हैं। साउथ से नॉर्थ की ओर पढ़ेंगे हम लोग। साउथ से नॉर्थ की ओर मतलब क्या? साउथ में सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? यमुना। फिर हम पढ़ेंगे ऊपर, उसके ऊपर कौन सी आएगी आपकी? सतलज, फिर आएगी ब्यास, फिर आएगी ऊपर रावी, और सबसे ऊपर हम पढ़ेंगे फिर चिन्नाब को। इस तरीके से हम सिस्टम रखेंगे नदियों को पढ़ने का। नदियों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी पॉइंट मुझसे छूट गया हो या कहीं पर कोई भी पॉइंट बोलना मेंशन करना रह गया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।